सन 1910 में दुनिया की पॉपुलेशन 1.6 बिलियन थी, 1.6 बिलियन। और ठीक 100 साल बाद पृथ्वी की पॉपुलेशन हो गई 7.7 बिलियन। सोच सकते हैं क्यों? आखिर वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से अचानक इंसानों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई धरती पर? क्या मिल गया था? दोस्तों, आज से 100-200 साल पहले धरती उस प्रकार से अनाज नहीं उगाया करती थी जैसे आज उगाती है। आज हमारे पास वो शक्ति है जिससे हम बंजर ज़मीन या मीडियोकर उपजाऊ ज़मीन, जिसमें थोड़ा कम उपजाऊपना है, फर्टिलिटी है, मीडियोकर फर्टिलिटी वाली ज़मीन से भी हम अनाज उगा पाने में सक्षम हैं। लेकिन आज से 2 सेंचुरी पहले, 2 सदी पहले हमारे पास वो टेक्निक नहीं थी। जिन जगहों की मिट्टी उपजाऊ होती थी, जहाँ बारिश सही होती थी, जहाँ पानी की व्यवस्था थी, वहीं पर अनाज उगा करता था। ऐसे में इंसानी पॉपुलेशन का बढ़ना बेहद मुश्किल था। यानी कि इंसान की उत्पत्ति से कितने हजार साल के बाद तक हमारी पॉपुलेशन सिर्फ 1.6 बिलियन तक ही पहुंच सकी थी। समझ रहे हैं आप? लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक पॉपुलेशन बढ़ गई। हुआ ये कि हमारी धरती से अनाज पैदा करने की क्षमता बढ़ गई, और वो हमने आर्टिफिशियली बढ़ाई। कहानी बेहद दिलचस्प है। आपको बताएंगे उस मुस्लिम देश का नाम जो कंट्रोल करने वाला है पूरी दुनिया को जल्द। जी हाँ, लेकिन उससे पहले एक कहानी सुन लीजिए। ये कहानी है सन 1802 की, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये वो खोजकर्ता थे, ये वो एक्सप्लोरर थे जो निकले थे पेरू की ओर। पेरू एक देश है, वहाँ की ज़मीन उस वक्त सन 1802 की बात बता रहे हैं हम आपको। उस दौर में वहाँ की ज़मीन एकदम अनउपजाऊ थी। उस मिट्टी में किसी भी प्रकार की फसल का उग पाना बेहद मुश्किल था, और ये बात अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। लेकिन जब वो पेरू पहुँचे और उन्होंने लहलहाते खेत दिखे, उन्होंने देखी वो मैदानी ज़मीन जहाँ घास ही घास है, हरियाली भरी हुई है, वो हैरत में पड़ गए, हैरान हो गए। उन्हें लगा कि कैसे संभव है, यहाँ की मिट्टी की कंपोजिशन तो उस प्रकार के है ही नहीं कि इसमें हरियाली हो सके, इसमें से फसलें उगाई जा सके। पेरू में काम करने वाले फार्मर्स, किसानों पर उनकी नज़र पड़ी। बहुत ही कीनली, बहुत ही क्लोजली उन्होंने ऑब्जर्व किया पेरू के फार्मर्स को, और उन्होंने देखा कि वे ख़ास तरह का पदार्थ ज़मीन पर छिड़क रहे थे, और उसके बाद बुआई उवाई का काम जो भी है वो करते थे। जब उन्होंने पूछा उनसे, तो पेरू वासियों ने उन्हें बताया कि ये गुआनो है, जिसे वो सैकड़ों सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बंजर ज़मीन भी काफ़ी ज़्यादा फसल उगाती है। अब ये गुआनो एक चमत्कारिक चूरन बन गया अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के लिए। उन्होंने पेरू में बेहद पड़ताल की, लोगों से पूछा कि ये बनता कैसे है, गुआनो लाते कहाँ से? तब पता है आंसर क्या मिला? आंसर मिला चमगादड़ की लीद से। जी हाँ, चमगादड़ के एक्सक्रीशन से, उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से, उसकी फीसिस से। जी हाँ, पेरू के किसान चमगादड़ की लीद और कई समुद्री पक्षियों की लीद का मिश्रण बनाते थे, और उससे वो गुआनो नाम का एक ऐसा पाउडर बनाते थे जिसे ज़मीन पर छिड़कने से वो ज़मीन उपजाऊ हो जाती थी। बस फिर क्या था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को ये फार्मूला मिल गया, और वो ये गुआनो लेकर यूरोप पहुंच गए, और यहीं से शुरुआत हुई एक बहुत बड़ी हरित क्रांति की। गुआनो का इस्तेमाल पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने किया, और वहाँ पर लगातार पैदावार बढ़ने लगी। जब पैदावार बढ़ी तो लोग अपने आप को अच्छी तरीके से पोषित कर पाए, और वहाँ पर लगातार फिर जो है वहाँ पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। अब उन कंट्रीज़ के पास जिनके पास गुआनो था, वहाँ पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। गुआनो पे आप न जानते हो तो बता दें, इस पर वॉर्स भी हुई हैं, कई युद्ध भी हुए गुआनो को पाने के लिए। ये गुआनो वो चीज़ थी जिससे बंजर धरती से सोना उगाया जा सकता था। उस वक्त का सोना तो वो फसलें ही थी जिनसे पेट भरा जा सके। उसके बाद जिस कंट्री के पास गुआनो था वो संभ्रांत होता चला गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, रिच होता गया, अनाज बेचकर पैसा कमाते, पेट भी भरते। लेकिन उसके बाद 1913 आया, सन 1913 में फ्रिट्ज हैबर ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जिससे इस गुआनो को आराम से लेबोरेटरी में बनाया जा सकता था, और इसे नाम दिया गया फ्रिट्ज हैबर के ही नाम से रिलेटेड फर्टिलाइजर। अब आप समझ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। 1913 में डिस्कवरी हुई, इन्वेंशन हुआ फर्टिलाइजर का, जिसमें गुआनो के सारे अंश थे। अब इसके लिए चमगादड़ों के लिए इकट्ठी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और इस फर्टिलाइजर के 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे।
एक नाइट्रोजन बेस्ड, एक फॉस्फेट बेस्ड और एक पोटेशियम। अब फर्टिलाइजर का जैसे ही आना हुआ, अचानक से फर्टिलाइजर पूरी दुनिया में फैल गया, सब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया सारे देशों ने, और अचानक से पूरी दुनिया में जो है फर्टिलाइजर से धरती का उपजाऊपना बढ़ने लगा। हमने बात की थी आपसे 1913 की आबादी की, जो कि 1.6 बिलियन थी, और उसके बाद आज 2010 से अगर पकड़ के चले अपन 100 साल बाद, तो आज की तारीख में पॉपुलेशन जो है वो 7.7 बिलियन से ऊपर हो चली है दोस्तों। तो हमारे पॉपुलेशन के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण था, हमने वो तरीका सीख लिया जिससे अनाज ज़्यादा उगाया जा सके, और वो तरीका था आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का। अब सबसे बड़ी बात, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, नाइट्रोजन बेस्ड, फॉस्फेट और पोटेशियम। नाइट्रोजन तो चलो ठीक है, हो जाएगा जुगाड़, लेकिन फॉस्फेट और पोटेशियम लिमिटेड मात्रा में धरती पर उपलब्ध हैं। इसकी जानकारी सन 2010 में पता चली। लेकिन सन 2010 में स्टडीज़ के दौरान कुछ ऐसी बात पता चली जो पूरी दुनिया के लिए डरा देने वाली है। सन 2010 में रिसर्चर्स ने यह पाया कि फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमारे पास फॉस्फेट की मात्रा कम होती जा रही है, पोटेशियम की मात्रा कम होती जा रही है, और ये नॉन रिन्यूएबल है, इन्हें फिर से नहीं बनाया जा सकता, और इन्हें हम लैब में भी नहीं बनाया जा सकते। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। आपको बता दें, पोटेशियम जो है उसका नेचुरल फॉर्म जो रहता है उसे पोटाश कहा जाता है, और दुनिया में सिर्फ 4 कंट्रीज़ के पास पोटाश ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। पहला कनाडा, जिसके पास में दुनिया का 1/3 पोटाश मौजूद है। फिर रशिया, बेलारूस और चाइना को मिला लें तो 10-20% इनके पास में होगा। बाकी 1-2% पकड़ लें तो 19% दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ के पास है। ये इन्फॉर्मेशन यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने प्राप्त की। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, चलो ये तो 4 कंट्रीज़ के पास में जिस तरह से कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और आने वाले कुछ सैकड़ों सालों तक तो कम से कम ये बचा रहेगा पोटाशियम। लेकिन फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस था जिसका नाम हमने आपसे बताया था, वो है फॉस्फेट। फॉस्फेट की स्थिति नाजुक है। फॉस्फेट, अगर हम ये मान के चलें कि हमारी आबादी बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, तो दुनिया में जो फॉस्फेट मौजूद है वो सिर्फ 260 सालों तक ही चल पाएगा। ये तब जब हम ये सोच रहे हैं कि हमारी आबादी बढ़ नहीं रही है। अगर हम कैलकुलेशन में ले लें कि जिस गति से आज हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है धरती की, उसी गति से बढ़ती रहे, तो ये 260 साल तक फॉस्फेट के जो रिजर्व है वो नहीं चल पाएंगे। 100 सालों में या उससे भी कम समय में ख़त्म हो सकते हैं धरती से फॉस्फेट के रिजर्व। फिर कहाँ से बनाइएगा फर्टिलाइज़र, कहाँ से डालिएगा धरती में फर्टिलाइज़र, और कहाँ से उगाइएगा फसल। यानी कि वापस सन 1802 वाली बात हो जाएगी, जब फर्टिलाइज़र नहीं था, गुआनों के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई थी हमारी। तब हमारे पास अगर फर्टिलाइज़र नहीं रहेंगे तो हमारी धरती वापस से बंजर होती चली जाएगी। फिर से हम इस धरती से नहीं उगा पाएंगे कोई भी फसल। आप समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मेन कैच है, फॉस्फेट कहाँ मौजूद है दुनिया में। अगर आपको बताएं फॉस्फेट दुनिया में कहाँ मौजूद है, तो उसका जो आंकड़ा है वो सुनकर आप बुरी तरीके से हिल जाएंगे। दुनिया में 6% फॉस्फेट चाइना के पास है, उसके बाद जॉर्डन के पास 2%, यूनाइटेड स्टेट्स के पास 3%, अदर्स के पास 4%। जो सबसे बड़ा रिजर्व है फॉस्फेट का दुनिया में वो है मोरक्को और सहारा रेगिस्तान के पास। मोरक्को वो कंट्री है जिसके पास फॉस्फेट का 85%, 70 to 85% फॉस्फेट का रिजर्व धरती पर कहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम देश के पास है, वो है मोरक्को। अगर मोरक्को ये कह दे कि मैं फॉस्फेट देना बंद कर दूंगा, तो दुनिया का कोई देश या दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं उनकी फर्टिलाइज़र बनाने की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। उनके किसानों को फर्टिलाइज़र नहीं मिलेगा तो उनकी ज़मीनों से फसल नहीं उगेगा, और फिर वहाँ की जो कंट्री के लोग हैं वहाँ पर उन्हें भोजन नहीं मिल पाएगा, अनाज की कीमतें बढ़ जाएंगी और इससे उनकी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। तो मोरक्को अचानक से जियोपॉलिटिकल सुपर पावर बनकर निकल के आने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि फॉस्फेट की समस्या आने वाले कई दशक के बाद पता चलेगी, तो आपको बता दें 2020 में जो रेट था फॉस्फेट का वो 1 साल बाद 2021 में 80% अचानक से बढ़ चुका है, क्योंकि दुनिया में फॉस्फेट की शॉर्टेज शुरू हो चुकी है दोस्तों। जिस प्रकार से एक वक्त में तेल इंपॉर्टेंट था, ठीक उसी तरीके से आने वाले वक्त में ये लिथियम के रिसोर्सेस, ये फॉस्फेट के रिसोर्सेस, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और जिन देशों के पास ये रहेगा वो देश जो हैं वो मोनोपोली में आ जाएंगे और उनके पास पूरी दुनिया की बागडोर आ जाएगी। जियोपॉलिटिक्स में उनकी इंपॉर्टेंस बेहद ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हमने देखा है दुनिया में जहाँ जहाँ भी बहुमूल्य चीज़ें निकली उन जगहों पर या तो किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया, या वही देश अपने देश के रिजर्व्स को बचाने के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण करने के लिए युद्ध में कूद गए। ये इतिहास गवाह है इस बात का। लेकिन मोरक्को किस तरीके से प्ले करेगा, किस तरीके से अपने फॉस्फेट के रिसोर्सेज को यूज़ करेगा अपनी इंपॉर्टेंस दुनिया में बनाने के लिए और दुनिया में एक तालमेल बनाने के लिए, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों ये बात मान के चलिए, फर्टिलाइज़र बनाने का एक बहुत अहम महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट जो है और दुनिया से कुछ दशकों बाद ख़त्म होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी एक
बोलना चाहिए कि प्रोफेसी हो रही है कंप्लीट, एक भविष्यवाणी कंप्लीट हो रही है। धीरे धीरे जो है जो खाने पीने की चीज़ें भी कम होने लगेगी, धीरे धीरे ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, दुनिया प्रलय की ओर बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली ये है कि आज की तारीख में हम फर्टिलाइज़र वाला खाना खाते हैं और हमको बीमारियाँ हो रही हैं। तो ये अब हटने वाला है। जो फर्टिलाइज़र नहीं रहेगा तो वापस से हमें नेचुरल तरीके से खेती करने की ओर आगे बढ़ना होगा। और अगर हमारे वैज्ञानिक अब इसका कोई और नया मैन मेड जुगाड़ निकालते हैं, जैसे सन 1913 में फ्रिट्ज हैबर ने निकाला था फर्टिलाइज़र बनाकर, तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे वो हमारी आने वाली नस्लें देखेंगी। बात को थोड़ा समझिए। 1913 में फ्रिट्ज हैबर ने बनाया था फर्टिलाइज़र के ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे शरीर में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स निकल कर सामने आई, हम सब ने देखा। अब जो साइंटिस्ट हैं, फर्टिलाइज़र नहीं रहेगा तो जेनेटिकली इंजीनियर उस प्रकार की फसलों के बीज बनाने में लगे हैं जिसके अंदर वो शक्ति है कि कम से कम न्यूट्रिएंट जो है उससे वो अपने आप को बड़ा कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट वो ऑटोमेटिकली धरती से खींच सके। तो ऐसी जब नस्लें पैदा होंगी फसल की तो वो शरीर में किस प्रकार की बीमारियाँ लाएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको ये सब जानकर कैसा महसूस हुआ? हम कितने छोटे हैं प्रकृति के सामने, ये जानकर कैसा महसूस हुआ? आपको क्या लगता है जब हम इंसान अपने सर्वाइवल के लिए प्रकृति के रूल्स को चेंज करते हैं, बंजर ज़मीन में उसे उपजाऊ बनाते हैं, या फिर जो पेड़ उग रहे हैं उसके अंदर उस प्रकार का कुछ जेनेटिक चेंज कर देते हैं जिससे वो ज़्यादा फसल उगाए, उससे प्रकृति को क्या नुकसान होता है और उससे इन टर्न हमें क्या नुकसान हो सकता है? क्या लगता है आपको? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।